आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित 2 कविताएं उत्साह और अट नहीं रही। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद क्या है? छायावाद प्रकृति का चित्रण जब हम मनुष्य मानकर करते हैं, मनुष्य के भाव प्रकृति में हम देखने लगते हैं, तो वो छायावादी कविताएं होती है। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1899 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कि महिषादल गांव है, वहां पर हुआ था। कहते हैं इनके पूर्वज उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के मूल निवासी थे। अब कहते हैं कि उनके पिता जब वो छोटी ही उम्र के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। और एक बात बताना भूल गई कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम था सूर्य कुमार। बाद में उनका नाम पड़ा, क्योंकि मूल नाम उनका सूर्य कुमार ही था, उसके पश्चात उनका नाम पड़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छोटी उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया और बाद में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, फिर तभी उसी समय उनकी विवाह हो गया मनोहरा देवी से। मनोहरा देवी एक विदुषी महिलाएं थी। उन्हीं की पत्नी से, उन्हीं की प्रेरणा से निराला जी की रुचि संगीत में भी हुई। अब 1918 में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात पिता, भाई यानी चचेरा भाई, ऐसे एक एक करके परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु हो गई तथा उसके पश्चात उनकी विवाहित पुत्री सरोज की मृत्यु ने उनको अंदर तक तोड़ दिया, झकझोर दिया उनके जीवन को। उसके पश्चात वो बिल्कुल टूट से गए और उन्होंने लिखी सरोज स्मृति। तो उसमें उन्होंने कई कविताएं लिखी और बाद में उनका देहावसान भी 1961 में हो गया। उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो कविता थी वो थी जूही की कली। वो बहुत रामकृष्ण मिशन द्वारा कई प्रकाशित कविता समन्वय से जुड़े। बाद में मतवाला के उसमें संपादक मंडल में शामिल हो गए। उन्होंने वो परिवार, समाज, आलोचक, प्रकाशक, मित्रों आदि के विरोध भी सहे, लेकिन राम की जो शक्ति पूजा थी उन्होंने लिखी, उसमें अपना विरोध तथा अपने बारे में जो बातें हैं उन्होंने लिखी, उसको खुलकर अपने संदर्भ में उन्होंने कहने का प्रयास किया। अपना व्यक्तिगत जो सत्य था वो इन पंक्तियों में उन्होंने बताया। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अर्थात निराला क्या थे? छायावादी कवि थे, किंतु छायावादी होने के साथ ही वो प्रगतिवादी कवि भी थे। उनकी कविता में शोषण के विरुद्ध आवाज, शोषकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति भी हुई है। अर्थात वो क्रांतिदर्शी कवि थे। बादल राग उनकी क्रांति भावना का ही रूप हमारे समक्ष प्रदर्शित करती है। एक कविता है वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। वह भी प्रगतिवादी स्वर से युक्त कविता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का भी चित्रण अपनी कविताओं में किया है। वे प्रकृति प्रेमी कवि थे। भारतीय कृषकों के विषय में उन्होंने बहुत लिखा। अर्थात वो कृषकों का वो रुचिता था उनको लिखना, अर्थात उनसे अत्यधिक जुड़ाव था। उनकी मुख्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा आदि बहुत सारी कृतियां हैं जो उनकी प्रसिद्ध हैं। आज हम उनकी एक कविता सबसे पहले मैं आपको कविता पढ़ाती हूँ उत्साह। देखिए, ये जो उत्साह नाम की कविता है उसमें दार्शनिकता है, क्रांति है, विद्रोह है, प्रेम की सहजता का चित्रण किया गया है। इसमें बादलों को कवि संबोधित करता है और यहीं पर यह एक आह्वान गीत है। बादल एक और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, दूसरी ओर ये नई कल्पना से नया विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना लोगों में क्रांति की चेतना का संचार करने वाला है। तो यहाँ पर हम यही पाठ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, अब फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है? सर्वप्रथम मैं कुछ शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। घेर घेर यानी गिर गिर कर, उमड़ घुमड़ कर बादलों तुम गहरे
आओ यहाँ पर बरसों घेर लो धरती को। कल्पना, जब बालक जो कोई सोच करता है, विचार करता है, वो कल्पनाएं विद्युत छवि है, यानी बिजली की जो शोभा दिखाई देती है उज्जवल, वो विद्युत छवि है। धाराधर भी बादल का ही एक रूप है, अर्थात बादल को ही हम कहते हैं। घोर मीन्स बहुत भयंकर रूप से आना, ललित मीन्स होता है सुंदर। तो यहाँ पर कवि कहता है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर धाराधर ओ। तो कवि कहता है गर्जन में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर यहाँ पर हमें दृष्टव्य दिखाई दे रहा है। तो कवि कहता है, वे बादल से यहाँ पर आग्रह करता है, तो हे बादल तुम गरजो, पूरे गरज कर पूरे आकाश को, पूरी धरती को तुम चारों तरफ से घेर लो। अर्थात तुम कैसे हो, छोटे बच्चों का जैसे केशों वाला रूप होता है, वैसे हे बादल तुम हो। सबके हृदय में बिजली के समान, जैसे बिजली के हृदय, बादलों के हृदय में जैसे बिजली चमकती है, ऐसे तुम नए संसार की रचना करने वाले हो बादल। तुम बरसो गरजो। देखो यहाँ पर कवि कहता है कि जिस प्रकार बच्चों के जीवन में मधुर कल्पनाएं होती है, बच्चों की मधुर कल्पनाएं निरंतर चलती रहती है, जैसे उसी प्रकार बादलों का सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। बादल है, कभी कैसा बच्चा दिखाई देता है, वैसे ही बादल है, उसका सौंदर्य भी बार बार में बदलता रहता है। जिस प्रकार बाल कल्पनाएं मनोहारी होती है, सुंदर लगती है हमें, उसी प्रकार बादल की छवि भी मनोहारी होती है, सुंदर होती है। अतः कवि ने बादल के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है बाल कल्पना के रूप में। इसमें कविता का जो मुख्य स्वर है वो ओज स्वर दिखाई देता है। कवि अपनी ओजस्विता से जन चेतना का संचार कर रहा है। यहाँ पर जनमन में क्रांति पैदा करना चाहता है, यहाँ पे आह्वान करता है बादलों से, अर्थात संपूर्ण आकाश को घेरने के लिए कहता है। इस तरह कवि के स्वर में हमारे को क्या दिखाई देता है, विप्लव, क्रांति और परिवर्तन का वेग दिखाई देता है। क्योंकि बात कहता है कि कवि जैसे बादल के हृदय में विद्युत छवि है, अर्थात जिस प्रकार से बादल गरजता है तो बिजली चमकती है, उसी प्रकार एक कवि की अर्थात साहित्यकार की जो साहित्य होता है, कविता होती है, उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन या ओज लाने की वो सक्षम होता है। समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता कवि के में होती है। और ये यहाँ पर नवीनता कवि ने प्रस्तुत की है। हालांकि है नवीनता, ये विचार और भी बहुत आ चुके हैं। जैसे दिनकर भी कहते थे, अगर कलम न छीनी जाएगी, हिंदुस्तान बदल कर छोड़ूंगा, इंसान तो क्या इस धरती का भगवान बदल कर छोड़ूंगा। तो कलम की तो ताकत ही बहुत है कि साहित्यकार कवि ये हम क्योंकि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली है, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली है। तो कलम अर्थात साहित्य अर्थात कवि ही ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के जीवन में जोश का संचार कर सकता है, लड़ने की भावना पैदा कर सकता है। जो व्यक्ति डरता है, घबराता है, शांत रहता है, उसके हृदय में बिल्कुल डर होता है, उसको समाप्त कर सकता है एक कवि अपने विचारों के माध्यम से। जैसे दूसरा इसका पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगी, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो। अब कवि कहता है विकल विकल हो रहे हैं जो लोग, परेशान है गर्मी से, सब सकल है, सारे परेशान जो लोग है गर्मी के कारण बहुत ज्यादा त्रस्त है। मनुष्य के हृदय में बादल क्या करते हैं, आते हैं और उनके पूरी जो गर्मी के कारण सारी हरियाली नष्ट हो चुकी है धरती की, वो हरियाली को वापस कैसे आएगी, बादलों के बरसने से आई। बादलों के न बरसने के कारण क्या होता है, लोगों में बेचैनी हो जाती है, व्याकुल हो जाते हैं वो लोग, उन्हें कहीं भी चैन नहीं पड़ता है, सारी धरती जलती हुई सी प्रतीत होती है। अब यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में बादलों से ही क्या कहता है, जोरदार से वर्षा हो, और अनुरोध करता है उनसे, क्योंकि भयंकर में गर्मी के कारण सारे लोग बहुत व्याकुल है, परेशान है। बादलों का जो मूसलाधार बारिश जो होगी उससे धरती की गर्मी वास्तव में समाप्त होगी और लोगों को बेचैनी से राहत मिल जाएगी। क्योंकि कवि यहाँ पर बादलों को क्या कहता है, अनंत का घन कहता है। अनंत के घन होते क्या है बच्चों, अनंत का घन यानी बादल क्या है, अनंत। अनंत मीन्स होता है ईश्वर, ईश्वर की कृति है। तो बादलों को अनंत के घन इसलिए कहा गया कि वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं होता है, वो होता है अनंत।
अर्थात बादलों के आने की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए वो भी किसी भी दिशा से आ सकते हैं, इसलिए ये अनंत है बादल। तो इसलिए कवि कहता है, गर्मी से परेशान तथा अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरस कर शीतलता प्रदान की। कवि कहता है कि हे बादल, इतना गरजो, इतना बरसो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से जो परेशान और त्रस्त लोग हैं, उन जिनके मन में उदासी छाई हुई है, वो ठीक हो और शीतलता का अनुभव करें। सभी लोग शीतल अपने आप को समझे। ऐसे समय में लोगों को, जब वो शोषित हैं, परेशान हैं, तो त्रस्त हैं, अभाव में हैं, तो उन लोगों में ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिना से जो लोग आए हैं, तो आकर गर्मी से तपती धरा है, उसको बरस कर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। खूब बरसो, खूब यहाँ पर जो तड़प रहे लोग हैं, परेशान हैं, जन सामान्य को सुख का जिससे अनुभव हो और लोगों में परिवर्तन का एहसास हो, आभास हो कि हाँ परिवर्तन हुआ है, अब कोई शोषित नहीं रहेगा, क्योंकि हम स्वयं अपनी बात को कहने में सक्षम है। तो कवि ये बातें कहता है। अगली कविता अगले वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। धन्यवाद।